A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 9 chapter number 5. The name of this chapter is the fundamental unit of life, cell. And today topic is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum located around the nucleus of the cell. They are large network like structure. It looks like a long tubules or round or oblong bags. They are of two types, RER, rough endoplasmic reticulum, and SER that means smooth endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है बेटा वो न्यूक्लियस के चारों तरफ पाई जाती है, यानी कि अगर हम बेस की बात करें तो उसका जो बेस होता है वो न्यूक्लियस से अटैच हुआ रहता है। एंड दे आर लार्ज नेटवर्क, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक लार्ज नेटवर्क के जैसे दिखाई देता है और इनमें जो ट्यूबल्स जो होती हैं वो लॉन्ग्स होती हैं, बैग्स लाइक वेसिकल्स पाए जाते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये दो प्रकार की होती हैं, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम हिंदी में अंतःपद्रव्य जालिका के नाम से जानते हैं। तो ये जो दो प्रकार आपको बताए गए उनमें जो फर्स्ट है RER, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब राइबोसोम अटैच होते हैं तो उसकी जो सरफेस जो होती है वो खुरदरी हो जाती है, इसीलिए हम उसको क्या नाम देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो SER है उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बहुत स्मूथ होती हैं, उसके ऊपर किसी भी तरह के जो राइबोसोम है वो नहीं पाए जाते, इसीलिए हम उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इन दोनों की जो पोजीशन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ही पाई जाती हैं। Now, what is the function of the endoplasmic reticulum? The main function of endoplasmic reticulum are detoxification of poisonous material and exchange of material. जो poison material हमारी बॉडी के अंदर है उसको सेल से बाहर निकालने का जो काम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, और इसके अलावा जो मटेरियल्स हैं उनको भी एक्सचेंज करती हैं। फंक्शन ऑफ RER इज द साइट ऑफ प्रोटीन एंड दे मैन्युफैक्चर प्रोटीन। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बिकॉज ऑफ उसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। एंड इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन टू यू कि जो राइबोसोम है वो हमारी सेल के अंदर ही बनाया जाता है। तो ये जो RER है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करती है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी राइबोसोम एंड सो द सरफेस इज रफ एंड दे नेम्ड आफ्टर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई इनकी सरफेस के ऊपर चूँकि बहुत सारे राइबोसोम अटैच रहते हैं इसलिए उनकी सरफेस खुरदरी हो जाती है और इसीलिए हम उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देते हैं। सो हियर द पोजीशन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Now the next is nuclear membrane. Nuclear membrane it is the outermost layer of the nucleus. न्यूक्लियस की जो सबसे outermost layer होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। It helps in exchange of the material, ये मटेरियल का एक्सचेंज करती हैं। It contains chromosomes and here the structure. In this slide we are seeing here cytoplasm, nucleus and the nuclear membrane and cell membrane and the ribosome. Now the next is Golgi apparatus. Camillo Golgi, a famous biologist and a scientist, recognized the Golgi body in the nerve cell. जो कैमिलियो गोल्गी नाम की जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले गोल्गी apparatus की खोज करी। दे आर लोकेटेड इन द नर्व सेल एज वेल एज इन एवरी पार्ट ऑफ द सेल, और सबसे पहले इसे नर्व सेल के अंदर खोजा गया। दे आर इन अ पैरेलल वे, ये पैरेलल वे के अंदर होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक्स कॉल्ड माइस्टर्स। द मेन फंक्शन गोल्गी बॉडी, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पुटअप हो रहा है कि राइट द फंक्शन ऑफ द गोल्गी बॉडीज। देन द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्गी बॉडी इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसल्स। तो जो गोल्गी बॉडी में जो हमने बताया कि भाई पैरेलल वेसल्स पाई जाती हैं, तो ये जो वेसल्स होती हैं ये स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का और पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन वेसल्स का वर्क करती हैं। इट हेल्प्स इन अ सिंथेसिस ऑफ द लाइसोसोम, ये लाइसोसोम के सिंथेसिस का वर्क भी करती हैं।
नाउ हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्गी एपरेटस, देखिए इस तरीके से पैरेलल स्ट्रक्चर इनका पाया जाता है वेसल्स का। नाउ द नेक्स्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो रहा है। फर्स्ट ही कि दे आर नोन एज अ सुसाइड बैग ऑफ द सेल, इसे कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ कहा जाता है। सो अगर आपके पास क्वेश्चन होता है कि विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल, देन द आंसर इज लाइसोसोम। अब इसे क्यों इस तरीके से कहा जाता है? दे लुक लाइक राउंडेड बॉडीज कंसिस्ट ऑफ अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये कुछ राउंड बॉडीज जैसे दिखाई देता है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंड लाइसोसोम एक्ट एज अ क्लीनर्स ऑफ और स्वीपर्स ऑफ द सेल, ये सेल के क्लीनर कहा जाता है इनको, सेल के स्वीपर्स इनको कहा जाता है। लाइसोसोम एक्ट्स एज अ सुसाइड बैग एज ए कंसिस्ट ऑफ अ पावरफुल डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटे जो लाइसोसोम जो होते हैं उसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसे आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है कि कहते हैं ना कि जो ब्रेकफास्ट होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नाइट में मान लीजिए आपने लास्ट 8 o'clock या 10 o'clock जो है अपना डिनर लिया, आफ्टर द डिनर आप जो ब्रेकफास्ट है वो कितनी बजे लेंगे, मतलब एटलीस्ट आपको 8:30 या 9 o'clock तक अपना ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए। तो ऐसा जो लोग नहीं करते हैं और जो सोचते हैं कि नहीं हमें ब्रेकफास्ट तो नहीं लेना, हम तो डायरेक्ट हमारा लंच ही लेंगे, तो लंच मान लीजिए उन्होंने जल्दी के लिए 11 बजे कर लिया, या किसी ने 1-2 बज गए जिनको लंच के लिए, उसमें क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम तक यदि उनका यही रूटीन रहता है और जो उनकी बॉडी है वो इसकी आदी होने लग जाती है, तो लाइसोसोम को जो लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो तो पाए जाते ही हैं, तो यदि उन्हें कुछ पचाने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ डाइजेस्ट करने के लिए नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, वो स्टमक की जो इनर जो पार्ट है, इनर लाइनिंग जो है वो उसी को डाइजेस्ट करने लग जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फास्ट करते हैं, लेकिन फास्ट के अंदर वो निराहारी रहते हैं, कुछ नहीं खाते, लंबे टाइम तक करते हैं, जैसे 2-3 डेज तक या 15 डेज तक या कोई 1 मंथ तक जो है वो फास्ट कर रहा है। लेकिन फास्ट करने का भी तरीका है कि आपको कुछ लेना है ना, भले आप दूध ले रहे हैं या दूध के साथ आप कुछ और फ्रूट्स वगैरह हैं वो ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि लाइसोसोम को डाइजेस्ट करने के लिए कोई ना कोई मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर मिलता रहेगा, स्टमक में मिलता रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये एक्सेस रूप से तो बनते ही रहेंगे और वो स्टमक की इनर लाइन जो है उसको डाइजेस्ट करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके स्टमक के अंदर बहुत बड़े बड़े जो वुंड्स होते हैं वो हो जाएंगे, और जिसे कि अल्सर के नाम से जानते हैं। और एट इन द लास्ट एक स्टेज ऐसी आती है कि इसका कोई भी इलाज नहीं मिल पाता और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। वैसे लाइसोसोम का मेन वर्क ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर डेली रूटीन में बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो नई बनती हैं और बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो डेड भी होती जाती हैं। तो ये डेड सेल आखिर जाती कहाँ हैं, तो उन डेड सेल को डाइजेस्ट करने का जो वर्क होता है वो लाइसोसोम करता है। सो लाइसोसोम इज कॉल्ड एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। Now the next is the mitochondria. Mitochondria is known as a powerhouse of the cell. So यहाँ से भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पुट होता है कि which organelle is known as the powerhouse of the cell? The answer is mitochondria. Is help in a प्रोडक्शन ऑफ ATP, ये ATP की प्रोडक्शन का काम करता है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ATP. Mitochondria have a 2 membrane covering in a which outer membrane is a porous in nature and while the inner membrane is a deeply folded. Mitochondria एक जो 2 मेम्ब्रेन्स हैं उनसे मिलके बना होता है। जो बाहर वाली जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो बिल्कुल स्मूथ होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है बेटी वो बहुत फोल्डेड होती है ना। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो डीपली फोल्डेड होती है। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन porous and inner membrane deeply folded in a create large surface area for ATP. ये जो इनर सरफेस जो है जो फोल्डेड होती है तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो ATP है उसके लिए ATP जनरेशन के लिए जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके लिए उन्हें एक लार्ज सरफेस मिल जाता है। ATP in the energy currency of cell, it is used for
रैंकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स फॉर मैकेनिकल वर्क। जो एटीपी जो होते हैं उसका जो यूज़ है वो क्यों किया जाता है कि भाई फूड जो हमने खाया है उस खाने से जो एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिल रही है, एटीपी की फॉर्म में मिल रही है, और ये वर्क कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा वो तो फूड को डाइजेस्ट करता है, फिर उसे लिक्विड फॉर्म के अंदर ले लेता है जो ग्लूकोज हमें मिला है, और उसे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी के रूप में एनर्जी की फॉर्म में हमें देता है। और डेली रूटीन का जो वर्क है वो डेली रूटीन का वर्क हम किससे कर पाते हैं, इस एनर्जी से कर पाते हैं। और जैसे इसमें बताया कि फॉर मैकेनिकल वर्क जो है ये एटीपी हम काम में लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप ये देखिए इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर फीचर्स आपको दिखाए गए। आउटर मेम्ब्रेन तो पूरी तरीके से स्मूथ है, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसे वो इंटरनली काफ़ी फोल्डेड है, ठीक है ना। ये सेकंड स्लाइड के अंदर भी देखिए आप, तो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे कि हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, और ये जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्रिस्टल पाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड प्रेजेंट ओनली इन अ प्लांट सेल। जो प्लास्टिड है वो प्लांट सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। यहाँ पर दो तरह के प्लास्टिक हैं। फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट एंड सेकंड इज अ ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इज अ कलर्ड प्लास्टिड एंड ल्यूकोप्लास्ट इज अ कलरलेस और वाइट प्लास्टिड। Plastids with color chlorophyll pigment are called as a chloroplast. They can be green, red, yellow and brown. जो क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। जो आप एक प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर की लीफ आप देख रहे हैं वो किसकी वजह से होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, और ये एक तरह का प्लास्टिड है। इसके अलावा जो हमें फ्लावर्स जो हैं वो कलरफुल दिखाई देते हैं, रेड येलो कलर के दिखाई देते हैं, जो स्टैम है वो हमें ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है। तो उन सब के पीछे रीज़न क्या है, उनमें पाया जाने वाला प्लास्टिड इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द पिगमेंट। ये किस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके के पिगमेंट उसमें प्रेजेंट है प्लांट में, उसी तरीके का प्लास्टिक उसमें पाया जाता है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन? क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज द किचन ऑफ द सेल। सो यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि विच ऑर्गन इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल? द आंसर इज प्लास्टिड एंड द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इट हेल्प्स इन अ सिंथेसिस ऑफ अ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस हम जूनियर क्लास से स्टडी करते हुए आ रहे हैं। 6th स्टैंडर्ड से हमने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा कि जो सनलाइट है उसका यूज़ करके और क्लोरोफिल का यूज़ करके एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके जो फूड है वो प्लांट प्रिपेयर करते हैं। दे कॉल्ड एज अ ऑटोट्रॉफ्स। और ये जो फूड है ये ग्लूकोज के फॉर्म में प्लांट के बाद में स्टोर रहता है, जिसका कि हम लोग यूज़ करते हैं। और जो ऑक्सीजन है वो भी इस प्रोसेस के अंदर रिलीज होती है, जिसका कि हम रेस्पिरेशन में काम में लेते हैं। द लैक्टोप्लास्ट स्टोर मटेरियल सच एज द स्टार्च, ऑयल एंड द प्रोटीन। जो लैक्टोप्लास्ट है वो क्या कहलाता है कि इस मटेरियल को स्टोर करता है स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन की फॉर्म में। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर्स ऑफ द फ्लावर विच हेल्प्स इन अ पॉलिनेशन। नाउ द नेक्स्ट इज वैक्यूल्स, स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड मटेरियल। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को स्टोर करने वाली सैक्स होती हैं, बोरियां होती हैं। मतलब सैक्स का मतलब क्या होता है? थैले होता है। तो उसी फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ये होते हैं, और ये सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। वैक्यूल्स आर लार्ज एंड न्यूमरस इन अ प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स पाई जाती हैं वो बहुत बड़ी पाई जाती हैं साइज़ के अंदर, और जो एनिमल सेल होती हैं उसके अंदर या तो ये एब्सेंट होते हैं या फिर ये बहुत छोटे पाए जाते हैं। नाउ हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द वैक्यूल्स, कि वैक्यूल जो है वो इस तरीके का दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये वैक्यूल्स है, और हमने TS सेक्शन लिया है, इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया है, और उसके अंदर हम लोगों ने स्टडी करी है वैक्यूल्स की। नाउ द नेक्स्ट इज सेल वॉल। A rigged outer covering outside plasma membrane is called cell wall. It is found mainly fungi and the bacteria and the plant cell. It is found mainly fungi, bacteria and the plant cell. In plant cell wall is made up of cellulose. तो cell wall जो होती है वो mainly plant cell के अंदर पाई जाती हैं, और ये किसकी बनी होती हैं? सेलुलोज की बनी हुई होती हैं। सेल वॉल का देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है वो आपको शो किया गया है। नाउ द नेक्स्ट इज
सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल environment. It is a semi permeable membrane. It is a flexible and it is made of the liquids and the protein माइक्रोस्कोप। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं ये सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती हैं और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को सेपरेट करके रखती हैं। ये सेमी परमेबल हो सकती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। इट्स फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प्स द सेल टू engulf in a food and outer material from its external environment. This process called the एंड्रोटाइसिस, फॉर एग्जाम्पल अमीबा। तो ये जो इसकी फ्लैक्सिबिलिटी होती है वो हेल्प करती है फूड को इनगर्व करने के लिए, और जो आउटर मटेरियल जो होते हैं उसे इंटरनल और एक्सटर्नल मटेरियल से ये अलग करके रखते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसको एंड्रोटाइसिस कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल है हमारे पास में अमीबा। सो हियर द डायग्राम ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हियर। तो यहाँ देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स आपको शो किया गया है। इसमें हाइड्रोफिलिक रीजन बताया गया है, हाइड्रोफोबिक रीजन बताया गया है, एंड द फ्लूइड मोइस्ट मेम्ब्रेन मॉडल जो है, फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो आपके सामने शो किया गया है। ये जो स्लाइड है ये फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन मॉडल की है। इसमें हम ट्रांसमेम्ब्रेन जो प्रोटीन है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हाइड्रोफिलिक रीजन, हाइड्रोफोबिक रीजन वो हमने शो किया है, और इसके अलावा जो इंटरनल प्रोटीन जो हैं उसको भी हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। सो आई होप कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक का जो पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। द नेक्स्ट पार्ट इज सेल मेम्ब्रेन। आई विल बी एक्सप्लेन टू यू इन अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का ये जो पोर्शन है ये काफ़ी बड़ा है, तो आई विल बी एक्सप्लेन टू यू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।